सभी उधम सिंह नगर के वासियों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ज़िले ने बहुत अच्छे तरीके से जो है लॉकडाउन 1 का पालन किया है। अभी तक हमारे ज़िले में कुल 4 केस आए हैं जो कि मूल रूप से हल्द्वानी के रहने वाले थे। अभी तक कोई हमारे यहाँ पर कंटेनमेंट एरिया नहीं है। तो मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा कि उधम सिंह नगर पुलिस किस प्रकार आपकी सुरक्षा में लगी है। पहले मैं आपको थोड़ी उसकी रूपरेखा बताऊंगा और उसके बाद क्या हमें सावधानियां बरतनी हैं और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें अभी खुलने जा रही हैं जो लॉकडाउन 2.0 हम लोग जिसमें एंटर किए हैं 20 तारीख को। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि जब हमने लॉकडाउन 1 की शुरुआत की थी तो तकरीबन हम लोगों ने 63 इंटरस्टेट बैरियर लगाए थे जिसमें हमने फोर्स लगाया था और उसमें से केवल 9 हमने खोले थे, बाकी सबसे हमने मूवमेंट बंद कर दिया था। जब हमने धीरे धीरे समीक्षा की, इसको एनालाइज़ किया तो कई इस तरह से छोटे रास्ते हमें मिले जहाँ से लोग आ जा रहे थे। तो हम अब आज की डेट में इसकी संख्या 105 हो चुकी है और किसानों को मदद के हिसाब से जहाँ से उनके ट्रैक्टर ट्रॉली आने थे तो हमने जो 9 रास्ते खोले थे उसके हिसाब से अभी 21 रास्ते खोल रखे हैं। इन सभी रास्तों पे हमने सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, ड्यूटीज़ लगी हैं। यहाँ पे मेडिकल का स्टाफ है जो प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद ही हम लोगों को एंट्री दे रहे हैं। तो ये चीज़ हम सभी ध्यान दें कि जितने भी लोग बाहर से हमारे ज़िले में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक कुमाऊँ का प्रवेश द्वार भी है ज़िला, तो हम लोग कोशिश, हमारा प्रयास यही है कि जो केवल मेडिकल इमरजेंसी है या बहुत इमरजेंट सिचुएशन है जिसमें उसी को एंट्री दी जाए, अनावश्यक लोगों का मूवमेंट ना हो। इसमें सभी के द्वारा सहयोग भी किया जा रहा है और हमारे ज़िले का बहुत अच्छा रिस्पांस है। जितने भी हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक यहाँ पे मैसेज दिया है। वो लगातार हमें फीडबैक देते हैं कि हमें किस प्रकार जो है अपने वर्किंग स्टाइल में चेंज लाना चाहिए। उनके सुझाव रहते हैं कि कितने टाइमिंग में दुकानें खुलें। कई तरीके के उनके सुझाव आते हैं जो लगातार हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं और उनको हम लोग लागू करते हैं। अब मैं अगर आपसे चर्चा करूं तो इसके दौरान जब एकदम से लॉकडाउन हुआ था तो पुलिस द्वारा जो है तत्काल, क्योंकि 112 पे काफ़ी कॉल्स आने शुरू हो गए थे कि हमें यहाँ खाने की समस्या है या किसी राशन की समस्या है, तो पुलिस द्वारा तत्काल हर थाने में एक फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया था जिसके माध्यम से एक हमारे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जो हैं वो इन 112 की कॉल्स पे सामाजिक संगठनों की मदद से उन्होंने जो है फूड पैकेट्स सप्लाई किए हैं। तकरीबन इस तरह की 172 संस्थाएं हमारे 17 थानों से जुड़ी और तकरीबन हम लोग अभी तक 60,000 से ऊपर फूड पैकेट्स हम लोग सप्लाई कर चुके हैं। उससे भी संख्या ज़्यादा होगी, मैं अभी अपडेटेड नहीं हूँ। और लगातार जो हमारे यहाँ उधम सिंह नगर की जनता है उनका सहयोग हमारे साथ बना हुआ है। मैं सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे ड्यूटीरत कर्मचारियों को चाय पानी, उनके लिए फूड पैकेट अरेंज कर रहे हैं। उनके अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमारी विषम परिस्थितियों में 12-12 घंटे ड्यूटी कर रही है फोर्स, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे और फिर पुनः रात से सुबह 8 बजे तक। तो आप लोगों की मदद निश्चित रूप से जो है उनका मनोबल बढ़ा रही है कि किस तरीके से आप लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन मेरा सभी से ये अनुरोध है जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है कि कृपया अपने आप को जो है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें और अनावश्यक आप जो अगर ऐसे इलाकों में जाएंगे पैकेट बांटने के लिए जहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, आप प्रॉपर पास ले लें, प्रशासन से कोऑर्डिनेट कर लें कि किस एरिया में उसकी आवश्यकता है। इस चीज़ को आप अवश्य रूप से देख लें, मास्क का प्रयोग करें, अपना पूरा ध्यान रखें ताकि आप अगर ठीक होंगे तो जिसको आप बांटने जा रहे हैं वो भी ठीक रहेगा। इसके साथ साथ कई इश्यूज़ और हमारे पास इसके दौरान आए, जैसे कि राशन की सप्लाई में मदद करना हमारी प्रशासनिक टीम की, उनके साथ भी फोर्स को भेजा गया। उसके साथ साथ जो लेबर के इश्यूज़ थे, क्वारंटाइन सेंटर थे हमारे, तो हमारा जनपद जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रवेश द्वार है। तो कोई भी अगर उत्तराखंड के अंदर एंटर करता है, काफ़ी लोगों को इसमें क्लियर नहीं है कि क्या व्यवस्था है। तो जो भारत सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी लोग इंटर स्टेट आएंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके बाद जब उनका मेडिकल चेकअप होगा तभी वो गंतव्य को जा सकते हैं।
तो इसी क्रम में हमारे द्वारा जो है प्रशासन द्वारा जो चिन्हित पंतनगर और 2 फैसिलिटीज़ में कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, और उसी के हिसाब से जब वो क्वारंटाइन पीरियड फिट पाए जाते हैं तभी उनको उनके गंतव्य के लिए प्रस्थान कराया जाता है। इसके साथ साथ लेबर के भी इश्यूज़ हैं हमारे द्वारा। कई इसमें हमारे जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो लोग लॉकडाउन के संबंध में जानकारियां चाह रहे थे, तो इसमें हमने सबसे पहले पुलिस और जो हमारे यूनियंस हैं उनका ग्रुप बनाया जो लेबर से डील करती हैं। उसके साथ साथ हमने सिडकुल का ग्रुप बनाया पुलिस के साथ। हमने ट्रांसपोर्टर्स का ग्रुप बनाया जो ये सारे काम में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने डॉक्टर्स जिनको हमें सुरक्षा देनी है, जहां माननीय न्यायालय का आदेश हुआ है कि ये हमारे साथ में कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको सुरक्षा देनी, हमने उनका भी ग्रुप बनाया है। तो 2-3 मैं अच्छी पहलें जो हमारे ज़िले में हुई हैं उनकी चर्चा करूँगा। ये देखने में आ रहा था कि मेडिकल इमरजेंसी में जो तीमारदार हैं उनको मेडिकल के लिए अगर बाहर कहीं जाना है तो पास बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो हमारा जिला प्रशासन के माध्यम से जो है अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप डॉक्टर्स का ही बना दिया गया है। जो तीमारदार हैं वो वहीं पे डॉक्टर्स के ही माध्यम से वो अप्लाई करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना पास के लिए, और उनको 15 मिनट के अंदर पास उसी डॉक्टर या उनके मैनेजर जो भी देख रहे होंगे उन्हीं के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा ताकि ये जो इम्पोर्टेंट टाइम है ये सेव हो सके। इसके साथ साथ जो हमारे इंडस्ट्री वाले हैं उनको काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे कि उनके कर्मचारी कैसे आएंगे जाएंगे। उसके लिए डिटेल्ड भारत सरकार ने एसओपी दी है कि जो भी प्रतिष्ठान, इंडस्ट्री, कंपनी, ऑफिस जो भी खुलेंगे वहाँ पे क्या तरीके से सिस्टम होगा, उसकी एसओपी दी गई है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो इसी के साथ साथ जो है ये भी देखना पड़ेगा उनको कि जब उनको अनुमति मिल रही है तो वो सारे के सारे एसओपी का अध्ययन कर लें और सारी कंडीशंस का पालन करें, जिसमें मुख्यतः एंट्री करने वाले वर्कर की थर्मल स्क्रीनिंग है, जो वाहन अंदर एंटर कर रहे हैं उसको डिससैनिटाइज़ किया जाना है, और जो ड्राइवर्स और क्लीनर्स आ रहे हैं वाहन बाहर के प्रदेश से लेके उनके रहने की अलग से व्यवस्था करना, और उनको कंपनी की लेबर के साथ मिक्सअप नहीं होने देना। तो उनके लिए लोडिंग अनलोडिंग के लिए वो लोग अलग स्टाफ रखें ताकि किसी तरीके का संक्रमण कंपनी के अंदर ना फैले। इसके साथ साथ हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं उनको समस्या आ रही थी पासेस की। तो बहुत पहले जब हम लोगों ने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था तो तब हमें देखा था कि बहुत सारी संख्या में लोग पासेस के लिए आ रहे थे। हमने पहले से व्यवस्था की थी कि कोई भी कमर्शियल वाहन को किसी पास की आवश्यकता नहीं है ज़िले में। वो कहीं भी चाहे वो खाली हो चाहे वो भरा हो वो आ जा सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास एक ड्राइवर और एक क्लीनर हो। कोई सवारी उसमें नहीं होनी चाहिए, ये हम केवल चेक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। लेकिन मेन फोकस हमारा ये है कि उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। तो हमारे सभी बॉर्डर्स पे जब एंट्री होती है तो हम उसकी थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं। ऐसे 1-2 प्रकरण आए जिनको बुखार था तो उनको आइसोलेट किया गया और उनकी कंपनी द्वारा डिसइंफेक्ट करके फिर अपना ट्रक दूसरे ड्राइवर के माध्यम से कंपनी में ले लिया गया। तो मेरा सभी से अनुरोध है, सभी ड्राइवर भाइयों से, कि वो 2-3 चीज़ों पे विशेष ध्यान देंगे। उसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपको बुखार, खांसी या जुकाम है, आपको स्वयं पता है, तो आप कृपया अपने आप को खुद ही बॉर्डर पे आके बता दें कि साहब मुझे बुखार है। हमें कोई पकड़ने धकड़ने की कार्रवाई नहीं करनी है। हमें ये देखना है कि क्या सच में आपको किसी हेल्थ इंटरवेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल नहीं है। अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उसने कोई क्राइम नहीं किया है, वो एक पेशेंट है, उसको उपचार की आवश्यकता है, उसको आइसोलेट करना है, उसकी ध्यान रखना है, डॉक्टर की सुपरविजन में रहना है। तो कृपया अगर आपको रास्ते में कोई लक्षण लगते हैं आपके ड्राइवर के या क्लीनर के, तो आप कृपया सेल्फ डिक्लेयर करें हमारी पोस्ट पे आके कि साहब मुझे लग रहा है बुखार है, मुझे चेकअप की आवश्यकता है। तो हमारी टीम QRT लगी हुई हैं, सभी सर्कल्स में हमने 5 QRT का गठन किया है। वो आपको लेके जाएगी, आपका चेकअप कराएगी, आइसोलेट का क्वारंटाइन जो भी कराना होगा वो आपकी प्रॉपर व्यवस्था स्वयं गवर्नमेंट करेगी। इसके साथ साथ मुझे उनको एक और मैसेज देना है कि वो भी हमारे परिवार की तरह हैं। जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, कंपनी वाले हैं, इनको अपने परिवार की तरह समझें। जो ड्राइवर हैं ये भी कोरोना वॉरियर्स हैं,
ये लोग ला रहे हैं सामान, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसके लिए ये भी अपनी जान पे खेल रहे हैं। ये भी ऐसे प्रदेशों में जा रहे हैं जो हॉटस्पॉट हो सकते हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया, उनको भी पता होगा कि हॉटस्पॉट एरियाज़ कौन से हैं, बड़े बड़े शहरों में ये बीमारी काफ़ी फैल रही है, तो वो हॉटस्पॉट में अपना वाहन बिल्कुल ना रोकें। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो अपना, जैसे दिल्ली हो गया या बॉम्बे हो गया, अगर उनका रूट लंबा है तो वो कृपया अपने केबिन में जो है उसको लॉक करके रखें, वहाँ किसी से इंटरेक्शन ना करें। वो सीधे जहाँ उनको सामान देना है और जहाँ से वापस लाना है वहीं पे वो इंटरेक्ट करें। थर्ड मेरा पॉइंट ये है, जो हमने कंपनी वालों से भी बोला है, जब ट्रक यहाँ से जाता है तो वो ये ज़रूर देख लें कि उसके पास पर्याप्त राशन हो और उसको फूड पैकेट दिया जाए, ताकि वो रास्ते में ही पका के किसी ऐसी जगह पे वो रोक के पैकेट बना ले, अपना जो पैकेट राशन, ड्राई राशन दिया है, वो राशन बना के पका के अपना रास्ते में खा ले, ताकि उसको किसी ढाबे की आवश्यकता ना पड़े। जहाँ तक संभव हो वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए कि उसको ट्रक के अलावा किसी और की ज़रूरत ना हो। और उसको जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको सैनिटाइज़र, उनके लिए जो है मास्क की व्यवस्था, ये सब चीज़ें ज़रूर करें। उनके लिए हमने डूज़ एंड डोंट्स बनाए हैं जो हमने उनके ग्रुप में शेयर किए हैं। हम चाहते हैं कि वो इसका पालन करेंगे तो वो सेफ़ रहेंगे। यहाँ जहाँ तक संभव हो उनके रहने की व्यवस्था कंपनी में ही की जाए। उनको अगर घर में जाना है या कहीं किसी अर्जेंट नीड से जाना पड़ता है तो कंपनी वाले ही उसका पास बना सकते हैं ड्राइवर का। मान लिया जैसे पंतनगर सिडकुल में ट्रक ड्राइवर आता है और वो दिनेशपुर का रहने वाला है, तो जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसी के कंपनी का मैनेजर उसको पास बना दे कि इसको मोटरसाइकिल या किसी माध्यम से वहाँ पे जाना है, घर जाना है और उसके बाद वापस आना है। इसके बाद काफ़ी लोगों को संशय है कि अब ये लॉकडाउन 2.0 पे जो चीज़ों को छूट मिली है ये कैसे खुलेंगी और इनका क्या टाइमिंग होगा। तो इसमें मेरा ये कहना है कि विस्तृत दिशा निर्देश जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इसमें क्लियर बताया गया है कि किस जो प्रतिष्ठान है उसकी अनुमति किस अधिकारी द्वारा की गई है। ये हमारे फेसबुक पेज पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसको पढ़ लें, डाउनलोड कर लें, इसका प्रिंट निकाल लें और देख लें कि मुझे कहाँ पर अप्लाई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपने अप्लाई किया हुआ है परमिशन के लिए, वो जल्दी नहीं मिल रही है, तो कंट्रोल रूम में या 112 में आप अवगत कराएं तो उसका जल्दी समाधान किया जाएगा, आपको अनुमति प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ साथ ही हमें ये कहना है कि काफ़ी सारे रूमर्स इसके दौरान भी फैले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, कुछ लोगों को कहना है कि जो सोएगा वो उठेगा ही नहीं, मर जाएगा। पुरानी पोस्टों को शेयर किया जा रहा है, कुछ धार्मिक एंगल से भी जो है पोस्टें की जा रही हैं। तो अभी तक हमारे द्वारा 27 ऐसे मुकदमे पुलिस द्वारा दर्ज किए जा चुके हैं जिन लोगों ने इस तरीके का रूमर फैलाया और उनको अरेस्ट किया गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, जो एडमिन है, विभिन्न ग्रुपों के एडमिन हैं, वो कृपया ध्यान रखें कि इसको बिल्कुल कोरोना का जो जंग है इसके पथ से हमें हटना नहीं है। ये जो है किसी भी धर्म को नहीं छोड़ेगा, ये किसी भी जो इंसान को हो सकता है, और जो इसका ट्रीटमेंट है वो भी डॉक्टर्स के पास अभी तक नहीं है। तो इसका संक्रमण की गति काफ़ी तेज़ है। हम अपने आप को भटकाएं नहीं। जो प्रशासन है उसकी एनर्जी सीमित है, उनके फिक्स्ड लोग हैं। अगर हम किसी और एंगल पे इसको लेके चलेंगे, पथ पे चलेंगे, तो उस प्रशासन की एनर्जी उधर डाइवर्ट हो जाएगी, पुलिस की एनर्जी उधर डाइवर्ट हो जाएगी और हमारा कहीं ना कहीं जो कोरोना के अगेंस्ट वॉर है वो बड़ा बैडली अफेक्ट होगा। मैं आपको फिर पुनः बता रहा हूँ कि कुछ लोगों द्वारा, जैसे हमारे द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारी डॉक्टर कम्युनिटी, हमारे ट्रांसपोर्टर, सिडकुल, पुलिस विभाग, लेबर डिपार्टमेंट, चाहे वो किसी की सैलरी ना मिल रही हो, हमारे से वो शिकायत करें, हमारे कंट्रोल रूम में बताएं, हम उनकी पूरी मदद करेंगे और जल्दी से जल्दी उसका निस्तारण करेंगे। जो विधिक प्रावधान है उनका भी प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा नए लॉकडाउन गाइडलाइंस में स्पिटिंग को बैन किया गया है, गुटखा, टबैको की सेल बैन की गई है, लिकर की सेल बैन की गई है और मास्क को कंपलसरी किया गया है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि वो अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कर लें। और कई इसमें हमारे ज़िले में तो विस्तृत दिशा निर्देश निकल गए हैं, कितना फ़ाइन पड़ेगा, कितने एक पेनल्टी के बाद दूसरी पेनल्टी के बाद मुकदमा दर्ज होगा। तो सभी उसका अध्ययन कर लें, पुलिस जल्दी इसमें एक्शन लेगी। जो गरीब परिवार हैं, स्टार्टिंग में हमें अगर लग रहा है कि कोई मास्क किसी के पास नहीं है, तो हमने अपनी पुलिस हेल्पलाइन, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं,
हम अपने पुलिस लाइन में मास्क भी बना रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं आगे आई हैं, उन्होंने हमें मास्क दिए हैं। तो पहले चरण में हम सभी को मास्क, ऐसे जो असक्षम है मास्क लेने में, उनको हम 2-2 सेट प्रोवाइड कराएंगे। और जो सक्षम है अगर वो पाया जाता है बिना मास्क के, तो उसका चालान होगा। तो लापरवाही किसी स्तर से जो है वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। जो हमारी जितनी भी भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका सभी को पता है, भली भांति पता है। अब मैं इसके साथ साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि फैक्ट्रीज़ और ये जो जितने भी कंपनी संस्थान जिनकी शिफ्ट्स चलती हैं, जिनको लगातार कंटिन्यूस वर्क करना है, उनके ऊपर 7 से 1 की बाध्यता नहीं है। जो कंपनीज़ हैं, जो 7 से 1 लॉकडाउन का टाइम है, ये केवल जो किराना स्टोर हैं जो पूर्व में संचालित हैं, या और मार्केट की दुकानें जिनको अनुमति दी जाएगी, ये उन पर लागू होगा 7 से 1। लेकिन कंपनियों पे ये लागू नहीं है। लेकिन दुकानें उसी प्रकार 7 से 1 ही खुलती रहेंगी जब तक जिला प्रशासन द्वारा इस पर और ढील दी जाती है या और सख्ताई नहीं की जाती है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ लोग फिर से जो है अभी भी मज़दूरों को बाहर से लाने की जो है उसका प्रयास कर रहे हैं। आज ही हम लोगों ने जो है 38 ऐसे मज़दूर देखे हैं जो ठेकेदार के माध्यम से, एक हेमकुंड सीड्स करके कंपनी है काशीपुर साइड में, उसने जो है ठेकेदार इम्तियाज़ के माध्यम से ये मंगवाए हैं बरेली से। तो इनके ऊपर मुकदमा दोनों के ऊपर कर दिया गया है, जो इसके मालिक हैं और ठेकेदार हैं, और लेबर को वापस भेज दिया गया है बॉर्डर से। तो मेरा पुनः सबसे अनुरोध है, इसी तरीके से दिनेशपुर में एक बेकरी वाले ने बरेली से 3 लेबर मंगाए हैं, अपने कारीगर मंगाए हैं। तो मैं पुनः कह रहा हूँ कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा करके गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया बाहर की मूवमेंट बिल्कुल ना करें और बाहर से लेबर बिल्कुल बिना प्रशासन की अनुमति के ना मंगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये हमारे पुष्कर सिंह बिष्ट जी हैं, इन्होंने सवाल पूछा कि क्या दूसरे जनपद में जा सकते हैं। इसके लिए ई पास सिस्टम है, आप हमारे फेसबुक पेज पे देख लीजिए। ई पास आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप अब किस कारण जाना चाहते हैं उसको देख के, अगर वो ज़िले के अंदर है, मतलब हमारे स्टेट के अंदर है या ज़िले के अंदर है, तो ई पास मिल सकता है। स्टेट से बाहर जाने के लिए केवल जिलाधिकारी कार्यालय से अनुमति मिलेगी और विशेष परिस्थितियों में ही वो अनुमति मिलेगी। इसके बाद हमारे ललित बिष्ट हैं, इन्होंने पूछा है सर क्या ट्रांसपोर्टर को पास बनाना अनिवार्य है। मैंने पुनः बताया है कि कोई पास की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे जो गुड्स सप्लाई चेन में जितने वाहन हैं उनके लिए ऑर्डर है कि वो केवल ड्राइविंग लाइसेंस और जो उनके डॉक्यूमेंट लेके चलेंगे, जो सामान की बिल्टी होगी या इस तरीके का सामान होगा, बाकी उनको पृथक से कोई पास की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी व्यवस्था केवल उनको स्क्रीनिंग करी जाएगी कि क्या उनको बुखार तो नहीं है, वो केवल अपने आप को डिक्लेयर करें अगर उनको कोरोना के सिम्टम है। इतना ही सहयोग हमें उनसे चाहिए।